स्टूडेंट्स, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जस्ट आउटलुक पढ़ी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एंड व्हाट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और किस किस तरह से डाइजेशन होती है। हमने फूड के बारे में पढ़ा कि फूड क्या होता है। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है। देन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ओवरलुक किया। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं कि डाइजेशन अब शुरू कैसे होती है। फूड के बारे में हमने कल पढ़ा है कि फूड क्या होता है। व्हेन वी ईट फूड, जब हमने खाना लिया मुंह में, व्हेन वी इट्स बेसिकली हम मुंह से ही इंजेस्ट करते हैं फूड। डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाती है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो उसकी 30% डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ यानी कि हमारी बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन माउथ इज नाउन एज डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, वहीं से ही शुरू हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा सिक्रीट करेंगे, यानी कि जो हमारे थूक बनती है उसे सिक्रीट करेंगे। देन उसके बाद दांत रिस्पॉन्सिबल हैं, टीथ्स आर रिस्पॉन्सिबल, मैस्टिकेशन में हेल्प करेंगे वो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे। स्पेशली आपको पता भी होगा शायद, जो हमारी एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे सलाइवा में एंजाइम होती है, सलाइवरी अमाइलेज या इसको टाइलिन भी हम कहते हैं, वो मेनली क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स की आधी आधी डाइजेशन जो है वो हमारी माउथ में हो जाती है। डाइजेशन कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जब हम खाना लेते हैं बक्कल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में लेते हैं, सबसे पहले तो वहां पे क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। दो तरह का ब्रेकडाउन होगा, एक होगा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक होगा केमिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो एंजाइम्स के थ्रू होगा। पहले अगर हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बारे में देखें तो मैस्टिकेशन होगी, ठीक है। हम जब खाना मुंह में इंजेस्ट करते हैं, वो खाना हमारे सलाइवा के साथ भी मिक्स होता है और हम दांतों से उसको च्यू करते हैं, जैसे तभी रिकमेंड किया गया कि अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए। हम चबाते हैं खाने को अच्छी तरह से। वो मैस्टिकेशन जो है वो नेसेसरी है ताकि खाना जो ब्रेक डाउन हो जाए। हर एक हिस्से का अपना अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से है। दांतों में जब खाना मैस्टिकेट होगा, मैस्टिकेशन होती है दांतों से हेल्प से। दांतों की शेप भी उस तरह से बनाई हुई है, जो सामने वाले दो दांत होंगे इंसीजर्स, दे आर हेल्प फॉर द बाइटिंग एंड कटिंग। फिर कैनाइन्स हैं, फिर मोलर्स और प्री मोलर्स हैं जो टोटल फूड को बिल्कुल मैस्टिकेट कर देते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स कर देंगे, छोटे 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 टुकड़ों में जो फूड है वो मतलब कन्वर्ट हो जाता है और थूक के साथ मिल जाता है। और ऐसा उसको हम क्या कहते हैं, बोलस, वी कॉल इट एज बोलस। देन उसके बाद आधी एक तरह से डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है 20 to 30%। देन उसके बाद खाना हमारा इसोफेगस में जाता है। आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया हुआ है इसके बारे में, टीथ्स के बारे में। अगर हम टीथ के बारे में बात करें तो मैस्टिकेशन जो होगी वो आपकी टीथ की वजह से होगी। दे आर ग्रोन इन सेट्स। पहले तो टेम्पररी टीथ होंगे, या जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। इनमें प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। मिल्क टीथ यानी कि आपके टोटल 20 होते हैं, ठीक है। इसका डेंटल फॉर्मूला जो है ये सामने है कि एक सेट आपका इंसीजर्स का होगा, सॉरी दो सेट आपके इंसीजर्स के होंगे, वन सेट आपका जो होगा वो आपका कैनाइन्स का होगा, जो इंसीजर्स के साथ वाले नुकीले दांत होते हैं जिन्हें आप वैम्पायर टीथ भी कहते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, प्री मोलर इनमें एब्सेंट होते हैं एंड मोलर्स आर प्रेजेंट, दो सेट मोलर्स के होंगे। दे हैव द 20 टीथ। देन हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ, जो हम मीन्स की अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टीथ आपके 32 दांत जिन्हें आप कहते हैं, वो आपके लेट एज में अपीयर होते हैं, जब आपके विजडम टीथ, जिससे आप दाढ़, अक्कल दाढ़ कहते हैं, जो लास्ट वाले आपके होते हैं, वो आते हैं। बट एक अडल्ट की बात की जाए, या जैसे आप कह लें कि 25 की उम्र में, या 25 से एज थोड़ी कम है, यानी कि जो एक अडल्ट टाइप का इंसान है, उसमें आपके 28 टीथ होंगे, ठीक है। जैसे आप भी उसमें आते हैं, हम लोग भी आते हैं। उसमें क्या होता है कि दो सेट इंसीजर्स के होते हैं, एक सेट कैनाइन का होगा, दो सेट प्री मोलर्स के होते हैं और दो सेट मोलर्स के होंगे। यही आकृति ऊपर वालों में भी होगी और यही आकृति नीचे वालों में भी होगी, जॉज में जिस तरह से अरेंज होंगे। दे हैव द 28 टीथ। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देन वी हैव कि टीथ की टाइप कैसे कैसे हैं। जैसे अगर हम
बात करें कि जो टीथ हैं वो सेट्स की फॉर्म में अकर होते हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइफोडोंट। ओके, जब एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें टीथ जो हैं वो कैसे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में हो, जैसे हमारे पास इंसीजर्स भी हैं, हमारे पास कैनाइन्स भी हैं, प्रीमोलर्स भी हैं और मोलर्स भी हैं। सो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट शेप है और डिफरेंट फॉर्म्स में है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोडोंट। और जब जो टीथ जो हैं सॉकेट्स में अरेंज हो, जैसे हमारे सॉकेट्स में अरेंज रहते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है। सो ह्यूमन टीथ कैसे हैं? थीकोडोंट भी हैं, हेटेरोडोंट भी हैं, डाइफोडोंट भी हैं। सो ये जो सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला है। सो इसको भी ये देखो डायग्राम में, ये आपके आगे इंसीजर्स, ओके, दो दो के सेट में, ये आगे आपके कैनाइन्स, नुकीले वाले दांत। किसी किसी के ये दांत काफी नुकीले होते हैं, किसी किसी के थोड़े कम नुकीले होते हैं, सो इट मैटर्स। ठीक है। देन वी हैव प्रीमोलर्स, जो जो पीछे दाढ़ें से शुरू, और बिल्कुल मोलर्स जिसे आप विजडम टीथ भी कहते हैं। सो बकल कैविटी में टीथ आपके इस तरह जॉज में अरेंज होंगे, अरेंज इन सॉकेट्स, और यही मैस्टिकेशन करेंगे फूड की। वरना एक चपाती हम लेते हैं तो वो कैसे अगर निगली जाए, स्वैलो की जाए, वो कैसे जाके डाइजेस्ट होगी? जब तक उसको कोई प्रॉपर मैकेनिकल फोर्स नहीं होगी, सलाइवा नहीं मिक्स होगा। देन ये तो हो गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अगर हम केमिकल ब्रेकडाउन की बात करें तो उसमें आपकी सलाइवा रिस्पॉन्सिबल है। सलाइवा यानी कि आपकी थूक, एंड वो आपके सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। इट इज एंटी माइक्रोबियल, तभी हमें मुंह में कभी भी कोई चोट लगती है तो अपने आप हील हो जाती है। सो इट इज एंटी माइक्रोबियल। देन वी हैव सॉल्ट्स, सॉल्ट्स, देन वाटर। ठीक है, तभी तो एंजाइम्स, सलाइवरी एंजाइम्स, जिसे आप सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हो या टाइलिन कहते हो। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का पीएच रहता है नियर अबाउट 6.8 या फिर 6.8 to 7.4, नियरली न्यूट्रल। ठीक है, नियरली न्यूट्रल कह लीजिए, हल्की सी बेसिक कह लीजिए। सो इसमें क्या होता है, ये सामने जो रिएक्शन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है, जिस भी टाइप का हम फूड या सब्सटेंस इंजेस्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हम पोटैटो खा रहे हैं सो हम उसका स्टार्च वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो एक्ट करेगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज, मतलब आधी आपकी डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद जो खाना है वो मतलब इसोफेगस के थ्रू, आपकी फूड पाइप के थ्रू होता हुआ, पास होता हुआ आपके स्टमक में जाएगा। सो क्या है कि फूड जब आपका सलाइवा से मिक्स हो जाता है उसे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, खाना लिया, दांतों से चबाया, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, देन छोटी छोटी फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो फूड आपका ईसोफेगस में जाता है। अगर हम डाइजेशन बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, वो एक तरह से पैसेज की तरह काम करती है। फूड पाइप में ना तो कोई ग्लैंड्स हैं, ना तो कोई एंजाइम्स हैं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बस खाना पास करने में हेल्प करेगी। ठीक है, फूड पाइप। सो ताकि बकल कैविटी से खाना पास होता हुआ अपने स्टोमक में चला जाए। देन स्टोमक, इसोफेगस से पास होने के बाद जब खाना स्टोमक में जाता है, सो स्टोमक हाईली एसिडिक, स्टोमक में बड़े सारे गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स, एसिड रिलीज होते रहते हैं कंटिन्यूसली फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड, ताकि और छोटी छोटी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो। और जहाँ पे स्टोमक में जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं वो उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ताकि मतलब खाना और ज़्यादा तरह से बारीक हो। क्योंकि अल्टीमेटली उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, फिर ब्लड में मिक्स होना है, और फिर वही खाना हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली रिंग लाइक होते हैं, ओपन और क्लोज, इस तरह से वो पैसेज में हेल्प करते हैं। इसोफेगस और हमारे स्टोमक में खाना थोड़ा सा आया, स्फिंक्टर मसल खुल गए, फिर खाना चला गया, स्फिंक्टर मसल बंद हो गई। सो स्टोमक के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ताकि हम इतना कुछ खाते हैं, मतलब पीते हैं, सो अल्टीमेटली वो सब कुछ जाता है। सो डाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, ये जो मसल्स हैं ये अपर फूड का जो अपर पार्ट है
सॉरी स्टोमक का जो अपर पार्ट है वहां से खाने को लोअर पार्ट में लेकर आएंगे, और फिर वहां पे लोअर पार्ट में ही है जहाँ पे सारा एक्शन परफॉर्म होता है, वहां पे डाइजेशन होगी, जूसेस एंजाइम्स उस खाने को ब्रेक डाउन करेंगे जो हमने च्यू किया होता है, स्वेलो किया होता है, और देन उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती हैं। सो स्टोमक में काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रेजेंट रहता है, सो दैट्स वाई अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो म्यूकस लाइनिंग होती है ये हर 3-4 दिन के बाद रिप्लेस होती रहती है स्टोमक में, क्योंकि इतना एसिड प्रोड्यूस होता है कि वो एसिड खुद ही स्टोमक को भी करोड कर दे, आई मीन उसको भी जंग लग सकता है। सो वो लाइनिंग जो म्यूकस लाइनिंग है वो स्टोमक को बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करने से बचाती है और कोरोजन ना हो इसमें हेल्प करती है। अगर आप ये डायग्राम देखो तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये हेल्प करते हैं फूड के अंदर आने में। यहाँ पे स्टोमक के भी 3 पार्ट हैं, गैस्ट्रिक, फंडस एंड कार्डियक पार्ट। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला जो पार्ट है वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट होंगे, म्यूकस सॉल्ट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है स्टोमक में, ठीक है। देन वी हैव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। रेनिन क्या करेगी, प्रोटीन्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगी। देन वी हैव लाइपेजेस। लाइपेजेस जो है वो गैस्ट्रिक लाइपेजेस यानी कि वो लिपिड्स फैट्स वाले पोर्शन को कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें केमिकली जो फूड इन एंजाइम्स के उसमें मतलब एंजाइम्स जो इस पे वर्क करती हैं। पेप्सिन, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है। पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है जिससे रेनिन बनती है एक्टिव फॉर्म। फिर उसके बाद ये सब एंजाइम्स क्या करती हैं, जो पर्टिकुलर फूड है जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है उसके लिए हमें पता है स्लाइवरी अमाइलेज है, ठीक है। उसके बाद अगर फैट्स है तो उसके लिए लिपिड्स, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए लाइपेसिस वगैरह रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोटीन्स हैं अगर उनके लिए पेप्सिन जैसी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हर एक पर्टिकुलर फूड के लिए जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, हर एक चीज को कन्वर्ट उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तभी जाके काम बनता है। और हर एक पार्ट पे अलग अलग डाइजेशन होती है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टोमक में एसिड के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, जहाँ पे एक्चुअल में खाना डाइजेस्ट होके खून में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट रहते हैं दैट कन्वर्ट इनटू द ब्लड। ओके, सो अब यहाँ तक है कि स्टोमक में डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। क्लास आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।